Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल जीनियस ट्रेडर हब। माय नेम इज़ देवराज मंडल। आज मैं आपके लिए एक शेयर लेके आया हूँ आईटी शेयर्स। कंपनी का नाम HCL टेक्नोलॉजी है। तो इस कंपनी के शेयर्स की हम आज एनालाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले HCL टेक्नोलॉजी क्या करती है, कैसे बनी, क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो फाउंडेड हुई थी कंपनी 1976 में एज अ पार्ट ऑफ HCL ग्रुप। इस कंपनी के जो फाउंडर है शिव नादर जी हैं। हेडक्वार्टर कंपनी का नोएडा में है, इंडिया। CEO सी विजय कुमार जी हैं। इंडस्ट्री क्या करती है? इंफॉर्मेशंस टेक्नोलॉजी सर्विसिंग एंड कंसल्टिंग, इस पे काम करती है। एम्प्लॉय कंपनी के ग्लोबली अगर देखा जाए 2,20,000 ग्लोबली एम्प्लॉय हैं। About the company, HCL Tech is a global IT service and consulting company that provides technology solutions to business worldwide. It operates in over 60 countries and serves multiple industries like banking, healthcare, telecoms, manufacturing and retail. तो IT सर्विस कंपनी है, IT सर्विस प्रोवाइड करती है, ग्लोबली प्रेजेंट है, 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है। और जो जिस सर्विसेज प्रोवाइड करती है अलग अलग इंडस्ट्री में, लाइक जैसे कि बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, टेलीकॉम में, मैन्युफैक्चरिंग में एंड रिटेल में। इट इज़ वन ऑफ द टॉप 3 IT कंपनीज इन इंडिया बाय रेवेन्यू एंड मार्केट वैल्यू। बिजनेस सेगमेंट्स देखें, HCL Tech वर्क्स ओनली इन 3 core segments. First, IT business service, applications development, cloud cyber security, digital transformations and automation, engineering and R&D services, ERS, product engineering, IoT, AI, semiconductor services. HCL software, own software products like AppScan, BigFix, HCL Notes, Commerce Cloud. सो नॉर्मली इन सब चीज़ों में ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लाइक IT एंड बिजनेस सर्विसेज में ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम करती है, क्लाउड पे सर्विस प्रोवाइड करती है, क्लाइंटों का डेटा अपने सर्वर पे, अपने सुपर कंप्यूटर पे स्टोरेज करती है और उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साइबर सिक्योरिटी, क्लाइंट्सों का डेटा का प्रोटेक्शन, लाइक उनको हैकिंग से सिक्योरिटी देना, इन सब से बचाती है। तो साइबर सिक्योरिटी पे भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंटों को। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, अपने क्लाइंट के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस करती है। लाइक जो भी क्लाइंट्स हैं, इनके जो क्लाइंट्स होते हैं, इनका जो मैनुअल वर्क होता है उनको ये सिस्टम्स में डेवलप करती है। एंड ऑटोमेशन, और काम को ऑटोमेशंस में करते हैं जो कि ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू काम करे। तो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज में ये क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। लाइक शुरू से कंपनी के नीड्स के अकॉर्डिंग कि उनको क्या सॉफ्टवेयर है, पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं, देन क्रिएट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। और उस क्रिएट करने के बाद, उनके कंपनी के नीड्स के बाद क्रिएट करने के बाद उसकी मेंटेनेंस तक का ये देखते हैं। ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये। IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट अदर थिंग। लाइक ऐसे इनके पास सिस्टम्स हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू ऑटोमेटिक काम करते हैं, डेटा प्रोवाइड करने के। सेमीकंडक्टर सर्विसेज, मशीनों के लिए जो ये बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, जो बनाते हैं उस पर माइक्रो चिप्स होती हैं, वो चिप्स बनाने का काम करती हैं ये, और वो चिप्स प्रोवाइड करती हैं। HCL के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लाइक AppScan, BigFix, HCL Notes, कॉमर्स क्लाउड, इन सब की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अपने क्लाइंट को। तो IT कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा मानी जानी कंपनी है। हर किसी को HCL के बारे में पता है। इंडिया में काफ़ी, इंडिया की
it is the third largest company in India in IT sector. तो हम आगे और देखते हैं क्या, अब इसके फाइनेंशियल स्नैपशॉट्स देखते हैं थोड़े क्या है। कंपनी का रेवेन्यू 2025 में 14.5 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ। देखो ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कंपनी के बारे में जानेंगे हम, इसमें कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से जानेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल्स एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम डिसीज़न लेंगे कि हमें स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। आओ, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 14.5 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू है। ग्रोथ मॉडरेट है, 5% ईयरली ग्रोथ, ईयरली 5% की तेज़ी से ये बढ़ रही है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ग्लोबल आउटसोर्सिंग एंड डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। ग्लोबल प्रेजेंस ऑपरेट्स इन 60+ कंट्रीज, 200+ डिलीवर सेंटर्स एंड इनोवेशंस लैब्स। क्लाइंट्स इंक्लूड्स मैनी ग्लोबल 2000 कंपनीज, ठीक है। करीबन 2000 ज़्यादा से ज़्यादा इनके कंपनियों के क्लाइंट्स हैं, सोचो। ग्लोबली क्लाइंट्स, नहीं इंडिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड। स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यूनिक वर्सेस पीयर, फोकस ऑन एआई की, ये इनके की स्ट्रेंथ्स हैं। जो मेन फोकस जो है इनका क्या है, स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यूनिक वर्सेस पीयर, फोकस ऑन एआई, क्लाउड्स एंड कैपिटल्स ट्रांसफॉर्मेशंस, लॉन्ग टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट विद लार्ज एंटरप्राइज, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस्ड इन बीएफएसआई एंड टेक्नोलॉजीज। चैलेंजेस एंड रिस्क क्या है, शो ग्रोथ टू ग्लोबल इकोनॉमी अनसर्टेनिटी, इंक्रीज इम्पैक्ट ऑफ एआई, ऑटोमेटिक्स एंड सर्विसेज, डिपेंडेंस ऑन यूएस ग्लोबल मार्केट, ग्लोबली डिपेंडेंट है ये। एंड कंपटीटर्स कौन है इनके, कंपटीटर्स इनके काफ़ी ही बड़े बड़े कंपनी है इसकी कंपटीटर, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, परसिस्टेंस, साइन, टाटा टेक महिंद्रा, these are the competitors. HCL's Technology is a large stable IT company from India that focus on IT service, engineering solutions, software products. It is considered a mature company with steady growth rather than very high growth. तो ये हमने ओवरव्यू HCL कंपनी के बारे में जाना। ये अपने क्लाइंट्स के लिए करती हैं सब, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लाइक क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एआई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, इन सब चीज़ों पे अपने क्लाइंट्स के डेटा को क्लाउड स्टोरेज का प्रोवाइड करती है, जहाँ पे उनका डेटा सेव करते हैं। इनके पास बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, वहाँ डेटा स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। इनका क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, नए नए सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स के नीड्स के अकॉर्डिंग, कि क्लाइंट्स को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग, उनके बिज़नेस के अकॉर्डिंग पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसे क्रिएट करते हैं, देन उसकी मेंटेनेंस तक भी प्रोवाइड यही करते हैं, ठीक है। इनके पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली काम करते हैं, ऑटोमेटिकली काम करते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स रिड्यूस करके ये मशीन प्रोग्राम बनाते हैं, जिससे मशीन्स के थ्रू, सिस्टम्स के थ्रू काम करें। ऐसा वर्क इन्वायरमेंट अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। तो ग्लोबली प्रेजेंट है, वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है, तो एवरीबडी नोज़ अबाउट द HCL, ठीक है। अब नाउ इसका देखें, अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 14.5 बिलियन यूएस डॉलर रेवेन्यू था 2025 में, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अब कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में जानते हैं धीरे धीरे और उसके टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये एक चीज़ लेके आते हैं स्टॉक मार्केट में कि मार्केट कैपिटल क्या चीज़ है। मतलब मार्केट कैपिटल अगर मार्केट कैपिटल देखें इसका HCL का, तो वो है 3,93,807 करोड़, 3,93,807 करोड़। मार्केट कैप क्या होता है,
मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द स्टॉक मार्केट, शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल शेयर्स। कंपनी की वैल्यू शेयर मार्केट में कितनी है, कंपनी की कीमत शेयर मार्केट में क्या है, कंपनी की कीमत, मार्केट कैप कंपनी की कुल बाजार कीमत क्या होती है, कैसे हो क्या कितनी है, तो इसकी है 3,93,807 करोड़ शेयर मार्केट में इस कंपनी की पूरी कीमत है। अगर इस कंपनी को ख़रीदना हो तो कितने रुपए में ख़रीदा जा सकता है शेयर मार्केट में, पूरी की पूरी कंपनी 3,93,807 करोड़। और ये कैसे निकलता है, कंपनी के शेयर प्राइस शेयर का एक प्राइस का क्या रेट है, मल्टीप्लाई बाय टोटल शेयर्स, उस हिसाब से मार्केट शेयर कैप निकल के आता है। तो ये मार्केट कैप इज अ लार्ज कैपिटल, बिग मार्केट कैप इज इक्वल टू लार्ज स्टेबल कंपनी। जितना ज़्यादा मार्केट कैप है तो मतलब वो उतना ज़्यादा स्टेबल कंपनी है। करंट प्राइस, इसका शेयर का करंट प्राइस क्या है, 1451 करंट शेयर प्राइस इसका चल रहा है अभी मार्केट में, 1451 द करंट ट्रेडिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। एक शेयर का वर्तमान भाव, बाजार भाव, ठीक है, मार्केट में एक शेयर की कीमत है 1451। अब थर्ड देखिए, हाई कितना गया है, लो कितना गया है, मतलब कि ये आज तक का एक साल के अंदर कितना हाई गया है और कितना लो गया है, एक साल का डेटा बता रहे हैं। एक साल के अंदर इस शेयर की कीमत मैक्सिमम 1780 रुपीज़ तक पहुंची है और मिनिमम एक साल के अंदर ये पहुंचा है 1276। तो जो इसका लो है, एक साल के लो के आसपास ही ये घूम रहा है 1451 और इसका मैक्सिमम 1780। देखो शेयर मार्केट का एक रूल है, एक ये जो अच्छे कंपनी की जो शेयर्स होते हैं उनके जो प्राइस अगर जब टच हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो उसको ब्रेक करके ही ग्रो करते हैं हमेशा। और HCL इज़ थर्ड लार्जेस्ट IT कंपनी इन इंडिया। तो ये तो हम ज़रूर मान सकते हैं कि HCL ग्रो ज़रूर करेगी इस हिसाब से कि जो इसका जो शेयर प्राइस अब इसने मैक्सिमम पहुंचाया है वो तो ज़रूर पहुंचना है। तो देखो एक सिंपल, अगर हमें कुछ नहीं आता तो हम उसके हाई लो, एक अच्छी कंपनी पे हाई लो के बेसिस पे हम डिसीज़न ले सकते हैं। हमें ये पता लगता है, एक एस्टिमेशन ये पता लग रहा है कि 1780 रुपीज़ इस कंपनी का मैक्सिमम शेयर है, मैक्सिमम रेट पहुंच चुका है और वहाँ से लो बना है 1276 का, मतलब ये लो बना है। तो ये हाई को ब्रेक ज़रूर करेगा। अगर अभी जो प्राइस है 1451, मैं अगर आपको बोलूँ 1000 कितना कमाने का मौका मिलेगा अगर इसने अपने हाई को तोड़ा। 1451 अभी हाई कितना बनाया था इसने, 1780 हाई बनाया है। एक साल में इसके शेयर की कीमत 1780 पहुंची है। 1780 माइनस 1451, देखो 329 रुपये कमाने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी ने अपने हाई को टच किया है इतना। अब ये देखो इतना तो हमें मौका मिल सकता है इतना कमाने का, क्योंकि देखो ये एक ना एक दिन तो इसको ब्रेक करेगी। तो यही चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और क्या चीज़ें तो एक हमें प्लस पॉइंट देखने को मिला है कि हाई कंपनी का 780 था, लो कंपनी का 1276 था। पिछले एक साल में शेयर की सबसे ज़्यादा और सबसे कम भाव क्या था ये देखने को मिला हमें। स्टॉक पी क्या होता है वो जानते हैं। स्टॉक पी इसका 22.9 है। देखो स्टॉक पी बताता है हमारा कि हमारी कंपनी का जो शेयर है वो कंपनी का जो शेयर है वो सस्ता है या महंगा है। कम पी रेशियो, कम पी मतलब सस्ता, ज़्यादा सस्ता। अगर ये 22.9 से 15 हो, 14 हो तो मतलब सस्ता शेयर है और ये ज़्यादा बढ़ता है तो महंगा शेयर है। तो ये हमें ये शो करता है कि एक रुपये कमाने के लिए कंपनी में कितना पैसा लगाए। तो देखो 1 रुपये कमाने के लिए 22 रुपये 90 पैसा लगाए, ये पी रेशियो हमें बताता है। तो पढ़ते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर।
शो वेदर स्टॉक इज़ एक्सपेंसिव और चीप, ठीक है। लोअर पी चीपर जनरली, ठीक है। तो पी रेशियो हमें ये बताता है, हम पी रेशियो कंपनी के शेयर्स के ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड देखने के लिए पी का यूज़ किया जाता है। तो हमें पता लग गया 1 रुपये कमाने के लिए HCL में मुझे 22.90 रुपये लगाने पड़ेंगे। चलो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। बुक वैल्यू और इतना देखने के बाद 22.9 मतलब इट इज़ चीपर, कईयों के मतलब इट इज़ ओके। अब 263 बुक वैल्यू कंपनी का है। वैल्यू ऑफ द कंपनी पर शेयर बेस्ड ऑन एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कंपनी का प्रति शेयर वास्तविक वैल्यू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कहने का मतलब है बुक वैल्यू कि अगर कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी पूरी घटा दे, घटाने के बाद जो बुक वैल्यू है वो कितनी बचती है, 263 रुपये। कहने का मतलब कंपनी पूरी तरीके से डूब जाए तो शेयर होल्डर को कितना, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा मिल सकता है, एज़ पर दी बुक वैल्यू 263 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कंपनी के एसेट्स में से उसकी उधारी जितनी लाइबिलिटीज़ है वो निकाल दे तो कंपनी के पास इतना पैसा बचेगा जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, ठीक है। तो इतना पता है कि मार्केट इसका जो शेयर प्राइस है 1451 रुपये है, 1451 रुपीज़ इसका शेयर प्राइस है। अगर मार्केट में ये कंपनी को कुछ हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर को 263 रुपये तक मिल जाएगा। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड क्या होता है, कंपनी जब अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर को कुछ मुनाफा का हिस्सा प्रोवाइड करती है तो वो डिविडेंड का नाम देते हैं उसे, वो डिविडेंड होता है कि मतलब आपने कंपनी में शेयर में पैसे लगाया, अब शेयर में पैसे तो लगाया आपने, अब शेयर एक तो उसका क्या तरीका, तो कंपनी जब रन करेगी, कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के अपने शेयर होल्डर्स को देती है, उसे डिविडेंड का नाम देते हैं, ठीक है। 2 तरीके से होगा, पैसा बढ़ेगा आपका, या तो शेयर मार्केट में आपने पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो या तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा तो कंपनी तो डिविडेंड दे ही रही है। तो एक अच्छी कंपनी की निशानी ही होती है कि वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड करे, ताकि वो अपने कंटिन्यूसली अपने शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के अपने शेयर होल्डर को देती है। तो इसमें हम शेयर बढ़ेगा तब भी हम पैसा कमा रहे हैं, और हमने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखा, कंपनी क्वार्टरली या ईयरली शेयर्स प्रॉफिट के नाम पे डिविडेंड दे रही है, प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के डिविडेंड दे रही है, उससे भी हम पैसा कमा रहे हैं। तो डिविडेंड पे करने वाली कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो डिविडेंड यील्ड इसका कितना है पूरे साल का, 3.72% परसेंटेज रिटर्न रिसीव एज डिविडेंड एनुअली। डिविडेंड गुड फॉर इनकम इन्वेस्टर्स, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम टोटल कैपिटल यूज, कंपनी अपने कुल पूंजी से कितना मुनाफा कमा रही है। कंपनी अपने कुल पूंजी से कितना पैसा कमा रही है, कितना मुनाफा कमा रही है, वो बोलते हैं रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। हायर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ बेटर एफिशिएंसी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि कंपनी ने जितनी पूंजी लगाई है उसके हिसाब से कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, वो होता है रिटर्न कैपिटल ऑफ एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सॉरी। ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है तो दैट इज़ हायर एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी, की कंपनी जितना पैसा लगा रही है बिजनेस में उसमें से ज़्यादा रिटर्न निकाल रही है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू प्रॉफिट जनरेटेड ऑन शेयर होल्डर्स मनी, कि जो शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगा रखा है मार्केट में कंपनी पे, उस पैसे से कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो हायर ज़्यादा रिटर्न होगा, ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होगा तो कंपनी की हायर बेटर एफिशिएंसी बता रहा है, बेटर सब कुछ अच्छी चीज़ें, ये एक गुड साइन है। हायर रिटर्न ऑन इक्विटी, हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिख रही है तो दैट मीन्स
कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी एक अच्छी कंपनी है तो 25%, नॉर्मल 15% से ज़्यादा होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो गुड साइन होता है। यहाँ तो 31.6% है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब शेयर होल्डर से जो पैसा लिया हुआ है उस पैसे से कितना मुनाफा कमा रही है, कितना रिटर्न आ रहा है, तो 25% तक आ रहा है। फेस वैल्यू क्या होता है, वास्तविक वैल्यू एक शेयर की कितनी है इस कंपनी में, 2 रुपये, ये है। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर यूज फॉर अकाउंटिंग एंड डिविडेंड कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए और डिविडेंड कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है ये। सिंपल समरी, इजी अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें, बिल्कुल। मार्केट कैप क्या है, मार्केट कैप कंपनी का साइज, प्राइस, करंट वैल्यू, हाई लो, रेंज ऑफ मूवमेंट शेयर का, हमने जो जो पढ़ा वो बता रहे हैं। पी वैल्यूशंस कंपनी की, अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। बुक वैल्यू, रियल वर्थ, डिविडेंड इनकम, इनकम के बारे में, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी परफॉर्मेंस, एंड फेस वैल्यू, टेक्निकल वैल्यू। आओ कुछ और टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं जो हम देखते हैं हमें फाइनेंशियल्स में जानने में ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, पूरे फाइनेंशियल्स को पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि एक शेयर्स को देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है, उसके बारे में समझ रहे हैं हम। तो देखो, सेल्स क्या है, रेवेन्यू। सेल्स हर किसी को पता है, अगर हम कोई भी कंपनी कोई भी सामान बेचती है या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके बदले उन्हें पैसा मिलता है। अब क्या कहते हैं, एचसीएल क्या करती है, एचसीएल कंपनी क्या है, आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज है। ये अपने क्लाइंट को क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, अपने क्लाइंट को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बदले उनसे पैसा मिलता है, क्लाइंट से पैसा लेते हैं। अब प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, आईओटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑटोमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऐसी सर्विसेज जब क्लाइंट को देते हैं तो क्लाइंट उसके बदले क्या देता है, एचसीएल को पैसा देता है। जब पैसा आता है तो उसी को हम रेवेन्यू बोलते हैं, उसी को हम सेल्स बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स, इट इज़ अ गुड साइन फॉर दी कंपनी कि कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा है, कंपनी पे पैसा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो वही है, इसमें देखा टोटल इनकम अर्न फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। सर्विसेज प्रोडक्ट्स लाइक, जो बिजनेस ऑपरेशन से जो पैसा आ रहा है, जो इनकम आ रही है वो हमें सेल्स रेवेन्यू हम उसे बोलते हैं। हायर सेल्स इज इक्वल टू बिजनेस ग्रोथ। एक्सपेंसेस क्या है, अब क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करती है क्लाइंट को, तो उनके लिए उनके पास क्या है, इनके लिए क्या है, आईओटी सर्विस प्रोवाइड करती है, इनके लिए इनके पास क्या होगा, बड़े बड़े कंप्यूटर सर्विसेज होते हैं, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर वेयर हाउसेज, इनके पास हब सेंटर्स अवेलेबल होते हैं। अब उसकी मेंटेनेंस की खर्चा, एम्प्लॉय के खर्चा, ये सारे खर्चे करने के लिए, ये सब खर्चे करने के लिए क्या करती है कंपनी के ये सारे ऑपरेशन एक्सपेंसेस हैं जो क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं उन्हीं को खर्चा बोला जाता है, उनको एक्सपेंसेस बोला जाता है, ठीक है, ऑपरेशन एक्सपेंसेस। तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड टू रन द बिजनेस, जैसे कि सैलरी हो गया, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, एक्सेट्रा, इसे एक्सपेंस बोलते हैं। सेल्स हमें पता चल गई, एक्सपेंस हमें पता चल गया। लोअर एक्सपेंसेस, अगर कम से कम एक्सपेंस होगा तो कंपनी के बेटर एफिशिएंसी माना जाता है कि बेटर एफिशिएंसी है, ठीक है, कंपनी की एफिशिएंसी अच्छी है कि इस तरीके से कॉस्ट मेंटेन कर रही है, इस तरीके से एक्सपेंस कर रही है कि वो कम से कम हो रहा है और प्रॉफिट ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो कम खर्चा, ज़्यादा रेवेन्यू, प्रॉफिट ज़्यादा। लोअर एक्सपेंस मीन्स बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम सेल्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रॉफिट क्या होता है हमारा, रेवेन्यू में से जब हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से जब हम ऑपरेशन एक्सपेंसेस माइनस कर दे तो हमारा प्रॉफिट निकलता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब उस प्रॉफिट में से जो कंपनी ने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया है और गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है, इनको हटा के, इनको इंक्लूजन करके ही हमारा क्या है, ये प्रॉफिट आया।
जब इसमें से हम इंटरेस्ट, डिविडेंड टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन टैक्स, ये सब जब हटा देते हैं, उसके बाद जो पैसा आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो अभी इसमें हमारा क्या है, हमने सीधा सीधा रेवेन्यू लिया, कंपनी का जो कंपनी के ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आया, और माइनस कंपनी के प्रॉफिट से कंपनी के एक्सपेंस माइनस कर दिया, जो प्रॉफिट निकल के आया उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट एंड आफ्टर पेइंग द टैक्सेस जो हमारा कैलकुलेशन निकल के आता है उसे बोलते हैं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मतलब हमारा प्रॉफिट टैक्स है। अब ये सब घटाने के बाद, इंटरेस्ट और टैक्सेस को घटाने के बाद जो होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। अब उसके आगे में पढ़ेंगे हम अच्छे से। ओपीएम क्या होता है? ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स के मुकाबले ऑपरेटिंग प्रॉफिट का प्रतिशत। तो यही बताता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या रेशियो है सेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, क्या मार्जिन, परसेंटेज ऑफ मार्जिन कितना है हमारे सेल्स के अकॉर्डिंग, कि अगर सेल्स अगर क्या कहते हैं 60% है, 60 मतलब परसेंटेज निकालते हैं, उसे समझाएंगे बाद में। हायर ओपीएम इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बिजनेस एफिशिएंसी। ठीक है, सेल में अगर 100% है उसमें से 30% का प्रॉफिट है, तो इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कि मतलब 30% तो प्रॉफिट है, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब रेवेन्यू के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट कितना है, कि 100 रुपये का रेवेन्यू है तो 30 रुपये का प्रॉफिट है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया 30%। अब आगे बढ़ते हैं। अदर इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज़, जो बिजनेस ऑपरेशन से इनकम जनरेट नहीं हो रही, लाइक अदर एक्टिविटीज़ करके, कि इन्वेस्टमेंट करी कंपनी ने, कहीं पे जाके इन्वेस्टमेंट करी, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, उस शेयर्स के प्राइस बढ़ गए, उसमें से जो प्रॉफिट हुआ वो दैट इज़ फॉर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी ने कहीं बैंक में पैसा रखा, वहाँ से इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो इनकम फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटी, ये नॉन कोर एक्टिविटी से आ रहा है इंटरेस्ट। ये वो वाला इंटरेस्ट है जो कंपनी ने बैंक में पैसा रखा, बैंक में अपने फिक्स डिपॉजिट करके रखे हैं, या बैंक में सेविंग करके रखा हुआ है, उसमें से जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट इनकम है। और एक इंटरेस्ट क्या होती है, जब हम बैंक से लोन लेते हैं और तब हम इंटरेस्ट पे करते हैं, वो एक इंटरेस्ट वो होता है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स और बोरोइंग, ये दूसरा वाला इंटरेस्ट है, ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, कर्ज पर दिया गया ब्याज। डेप्रिसिएशन क्या होते हैं? जब कंपनी अपने फिक्स एसेट्स के हर साल वैल्यू रिड्यूस करती है, जो रिड्यूसिंग वैल्यू होती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कि कंपनी मानती है कि कोई भी फिक्स एसेट्स, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी वो जो यूज़ कर रहे हैं, तो एवरी ईयर वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो कॉस्ट है, अगर सपोज करो उन्होंने 1 करोड़ की खरीदी है, तो अगले साल उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जो रिड्यूसिंग वैल्यू होती है उसे जो रिड्यूस करते हैं फॉर्मूले बेस पे, रूल्स के बेसिस पे, कोई प्रिंसिपल इसमें लगाया होता है, रूल्स लगाए, लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इस तरीके से कंपनी लगाती है डेप्रिसिएशन। तो उस वैल्यू को, जो रिड्यूसिंग वैल्यू है, उस वैल्यू को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। रिडक्शन इज वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर टाइम, मशीन्स बिल्डिंग, समय के साथ एसेट्स मशीन बिल्डिंग की कीमत कम होना। प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग टैक्सेस। ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या कहला जाता है? टैक्स डिडक्ट करने से पहले वाला प्रॉफिट। ठीक है, टैक्स काटने से पहले का मुनाफा। टैक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पेड एज टैक्स, मुनाफे पर दिया गया टैक्स प्रतिशत। नेट प्रॉफिट सभी खर्च और टैक्स के बाद
बचा अंतिम मुनाफा, इसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट, जिसमें से हमने पहले क्या हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ, रेवेन्यू में से हमने बिजनेस के ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस घटा दिए, एक्सपेंस घटाने के बाद हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकला, उसमें से हमने इंटरेस्ट दे दिया जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उधारी पर, और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, उसके बाद हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला, डेप्रिसिएशन घटा दिया, ये सब घटाने के बाद, एक्सपेंस घटाने के बाद हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है, उसी को हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। फाइनल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। हमें यही देखना होना चाहिए, यही देखना होता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिजनेस का क्या है। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर क्या होता है? प्रॉफिट अर्न पर शेयर, हायर EPS इज इक्वल टू बेटर फॉर इन्वेस्टर्स, डिविडेंड पे आउट परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड, कंपनी अपने मुनाफा का कितना हिस्सा शेयर होल्डर को देती है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड पे आउट परसेंट। हायर पे आउट इज इक्वल टू गुड फॉर इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा पे है तो गुड इनकम के लिए अच्छी है, इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। अब सिंपल साइंस देख लेते हैं, जो कंपनी के स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए ये साइन बढ़ रहे हैं घट रहे हैं क्या फ़ायदा करता है। अगर सेल इंक्रीज कर रहा है, बिजनेस इज ग्रोइंग, दैट इज गुड। एक्सपेंसेस इज डिक्रीज, दैट मीन्स प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, दैट इज गुड। OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इंक्रीजिंग, दैट इज मीन एफिशिएंट कंपनी, दैट इज गुड। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज increasing, that is good for the company. Net profit is increased, that is strong performance. अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। अर्निंग पर शेयर इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स गुड्स फॉर शेयर होल्डर। डिविडेंड इंक्रीजिंग, दैट मीन्स रेगुलर इनकम, दैट इज गुड। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज है तो दैट इज मीन गुड्स फॉर शेयर होल्डर, अच्छा है। और डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है, डिविडेंड पे आउट इंक्रीज है तो दैट इज रेगुलर इनकम, दैट इज गुड। अब हम देखते हैं कि HCL टेक्नोलॉजी ने लास्ट डिविडेंड कैसे दिया। देखो, एक शेयर पे लेटेस्ट डिविडेंड कंपनी ने 16 जनवरी 2026 को 12 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया। मतलब आपने कंपनी का शेयर खरीदा, एक शेयर पे कंपनी ने 12 रुपये का प्रॉफिट पे किया, 12 रुपये का डिविडेंड पे किया अपने शेयर होल्डर को। इन टाइप क्या था, इंटरिम डिविडेंड। डेट थी 16 जनवरी, रिकॉर्ड डेट की 17 जनवरी और पेमेंट कर दिया 27 जनवरी 2000 को। मतलब कि अनाउंस हुआ 16 जनवरी को, रिकॉर्ड किया गया 17 जनवरी को और पेमेंट डेट कर दी, जो शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया डिविडेंड के नाम पे, दैट इज 27 जनवरी में। दैट इज़ गुड कि एक शेयर 1400 रुपये का है, 1451 का है, उस पर एक शेयर में 12 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे दिया। The latest dividend paid by HCL Tech is ₹12 per shares of financial year 2025 to 2026. If you had the share before the X date 16 January, you were eligible to receive this dividend. अगर कंपनी के किसी भी शेयर होल्डर के पास 16 जनवरी से पहले अगर शेयर होता, सपोज करो 16 जनवरी में बताया गया, 16 जनवरी से लेकर 15 जनवरी में कंपनी के पास किसी शेयर होल्डर के पास कंपनी का शेयर होता 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी को शेयर होता तो उसको ये डिविडेंड मिल जाता 27 जनवरी को। ठीक है, अब किस तरीके से पैटर्न है रिसेंट डिविडेंड का, देखो जनवरी 2026 में कैसे कैसे दिया। देखो जनवरी 2026 में 12 रुपये का दिया, अक्टूबर 2025 को देखो
हर क्वार्टरली डिविडेंड पे कर रही है। दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी शेयर होल्डर कि रेगुलर इनकम हर 3 महीने में इनकम जनरेट हो रही है। वो अपने जैसे जैसे कंपनी अपना प्रॉफिट का हिस्सा प्रॉफिट कमा रही है उस हिसाब से अपने शेयर होल्डर को क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट भी दे रही है, प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड के नाम पे। देखो जनवरी 2026 में एक शेयर पे 12 दिए, अक्टूबर 2025 में एक शेयर पे 12 रुपये दिए, जुलाई 2026 में एक शेयर पर 12 रुपये दिए, अप्रैल 2025 में एक शेयर पे 18 रुपये दिए, जनवरी 2025 में एक शेयर पे 12 प्लस 6 स्पेशल 18 रुपये दिए। अब देखो अगर 12 मतलब 12 18 और 16 करीबन 12 24। देखो एक साल में कितना उसने शेयर पे पैसा कितना बांट दिया 12। अगर मैं पिछले साल का लूँ, अक्टूबर में मिला था, अक्टूबर 2025 का दूँ, अक्टूबर में मिला 12 रुपये, फिर जुलाई में मिला 12 रुपये, फिर 18 रुपये मिला अप्रैल में, फिर कब मिला 18 रुपये मिला जनवरी में। देखो भैया एक शेयर पे 60 रुपये का तो प्रॉफिट इसने डिविडेंड के नाम पे दे दिया। अगर सपोज करो इस कंपनी में एक एग्जांपल लेते हैं, 60 रुपये का पूरे साल में डिविडेंड मिला। सपोज करो एक शेयर का प्राइस मैं लिख लेता हूँ 1451 और हम इस कंपनी के कम से कम 1000 शेयर खरीद ले तो क्या होता है 1000 शेयर नहीं चल 100 शेयर खरीद लेते हैं, इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है। 100 शेयर अगर मैं 100 शेयर खरीद लूँ तो कंपनी का 1,45,000 100 शेयर 1,45,000 रुपीज़ हमें इन्वेस्ट करने होंगे। 1,45,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे और इसे हम लगा के छोड़ दें तो 1,41,500 रुपये हमने लगाए 100 शेयर पे, और हम सपोज़ करो हमने एक साल तक छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं करा तो शेयर के प्राइस तो अप एंड डाउन करेंगे, वो दूसरी कॉल है। पहले हम ये देखते हैं कि हमें शेयर पे डिविडेंड कितना मिलेगा। तो देखो शेयर पे डिविडेंड 60 रुपये का डिविडेंड पूरे साल में मिला, 100 मल्टीप्लाई बाय 60 6,000 रुपये हो गया। अब यही अगर हम 1,000 शेयर खरीद ले, 1,000 शेयर में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी 1,451 1,000 मतलब करीबन 14,51,000। अगर हम 14,51,000 अगर हम खरीद के छोड़ दें तो कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा कितना मिलता 1000 के हिसाब से 1000 शेयर के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 60 60,000। मतलब तुमने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी बने रहे और आपको प्रॉफिट भी आ रहा है, तो दैट इज़ गुड। 14,51,000 में आपने कुछ भी नहीं करा, शेयर को ऐसे ही रखा, पूरे साल में 60,000 रुपये कमा दिए। और जो शेयर के प्राइस का रेट जो बढ़ रहा है उसका प्रॉफिट अलग, वो बात अलग। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हमें डिविडेंड मिलता है, ठीक है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनना सही साइन होता है। तो ये हमने डिविडेंड्स के बारे में पढ़ा HCL के। अब हम पढ़ते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ जो हमें बिज़नेस में देखना चाहिए, मतलब हमें एक शेयर को चूज़ करने के लिए हमें देखना चाहिए। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ CAGR ऑफ सेल्स, CAGR ऑफ सेल्स क्या है? कंपाउंडेड ग्रोथ सेल्स। So how much the company's revenue sales has grown annually over a period?
10-5-3 ईयर TTM यह बताता है कि कंपनी की सेल्स कमाई हर साल औसतन कितनी बढ़ी है। ठीक है, मतलब हर साल कितने साल में एक एवरेज कंपनी की सेल्स कितनी परसेंटेज से बढ़ी है, ये बताता है CAGR, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो 10 ईयर 14%, लास्ट 10 ईयर एवरेज ग्रोथ 14%। अगर HCL की लास्ट 10 ईयर का एवरेज देखा जाए तो 14% है हर साल के अकॉर्डिंग। पिछले 10 साल में कंपनी की रेवेन्यू का ग्रोथ किस हिसाब से हुआ है, 14%। एक एवरेज निकल के आया है कि 14% के हिसाब से पूरे 10 साल के, पिछले 10 साल का जो एवरेज है वो दैट इज़ 14%। TTM पिछले 12 महीने का, लास्ट 12 मंथ्स में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, दैट इज़ 10%। लास्ट 12 मंथ्स में 10% इंक्रीज हुआ है। हायर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्सपेंशन, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ shows how much the company's net profit has grown annually over time। यह बताता है कि कंपनी का मुनाफा हर साल औसतन कितना बढ़ा है। एग्जाम्पल 10 ईयर 10%, प्रॉफिट ग्रो 10% ईयरली। ठीक है, सो हाउ मच द कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, सो हाउ मच द कंपनीज नेट प्रॉफिट हैज़ ग्रोन एनुअली ओवर टाइम। अब जैसे हमने पिछले आगे ये पढ़ा कि सेल का कितना परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज सेल कितना इंक्रीज हुआ है, उसी तरीके से ग्रोथ प्रॉफिट का कितना हुआ है हर साल। एग्जाम्पल 10 ईयर 10%, प्रॉफिट ग्रू 10% ईयरली। अगर पिछले लास्ट 10 ईयर का प्रॉफिट एवरेज देखें तो 10% के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सेल। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सेल्स की ग्रोथ। अगर ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इट मीन्स दैट इज़ गुड। सेल्स बढ़ रही है वो ठीक है, मगर प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ रहा है वो ज़्यादा अच्छा है। स्टॉक प्राइस CAGR क्या है, सो हाउ मच द शेयर इज़ ग्रोन एनुअली ओवर टाइम। यह बताता है कि शेयर की कीमत हर साल औसतन कितनी बढ़ी है। अब जैसे हमने देखा कि एवरेज देखा कि हर साल कितना एवरेज सेल्स का बढ़ा, कितना एवरेज प्रॉफिट का बढ़ा। अब हम देख रहे हैं शेयर प्राइस में कितना एवरेज बढ़ा है। देखो उसका तो 14% ईयरली के हिसाब से बढ़ा, 10% लास्ट ईयर के हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक शेयर का प्राइस कितना बढ़ रहा है ईयर बाय ईयर एवरेज। अगर देखें तो यह बताता है कि शेयर की कीमत हर साल औसतन कितनी बढ़ी है। पिछले 10 साल का एवरेज ले तो 13% तक हमें रिटर्न मिला है। देखो 13% ये हो गया प्लस डिविडेंड हो गया, तो मेरे हिसाब से तो एक फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न हमें मिल रही है, क्योंकि देखो डिविडेंड भी मिल गया और शेयर की प्राइस भी 13% के हिसाब से बढ़ गई। तो क्या हुआ, अगर हम बोले फिक्स डिपॉजिट करके जो हमें रिटर्न मिलता है उसको क्रैक कर दिया। हाँ, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि फिक्स डिपॉजिट इज़ रॉन्ग, फिक्स डिपॉजिट इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट, मगर तभी बोलते हैं रिस्क ज़्यादा, रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट। तो हमने इसमें शेयर्स में रिस्क लिया तो प्रॉफिट भी हमें ज़्यादा हुआ, रिटर्न भी हमें ज़्यादा मिला। ठीक है, रिस्क है तो इसका है, ये वही वाली बात है कि शेयर्स खरीदने से पहले हम डरते हैं कि अगर हमारा पैसा डूब जाए। अरे पैसा तो डूबेगा कैसे, अगर तुम्हें फंडामेंटल्स की नॉलेज है अच्छी खासी, तुम कंपनी के फाइनेंशियल्स को पढ़ सकते हो, तो तुम रिटर्न ले सकते हो। तुम्हें पहले फाइनेंशियल समझने होंगे। तो फाइनेंशियल समझ के अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो रिस्क के साथ साथ, रिस्क तो नहीं है, रिस्क रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, हमें यहाँ पे देखने को मिला
कि देखो 13% का तो शेयर्स के इंक्रीज का प्राइस हो गया, मतलब 13% पूरे पिछले 10 साल का एवरेज है, तो एवरेज ईयर 13% का रिटर्न मिला है, एटलीस्ट 13% का रिटर्न मिला। अगर आप शेयर होल्डर बन के इसमें लॉन्ग टर्म जुड़े रहे तो 13% का रिटर्न तो हमें मिल ही रहा है, ठीक है, प्लस डिविडेंड भी मिल रहा है क्वार्टरली। HCL कंपनी इतनी अच्छी है कि वो अपने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी बांट रही है क्वार्टरली, हर 3 महीने में डिविडेंड दे रही है। अब देखो 60 रुपये का एक शेयर पे तो डिविडेंड ही मिल गया, तुमने कुछ भी नहीं करा। अगर 1,45,000 इन्वेस्ट किए होते, तो एक एग्जाम्पल ले रहा, 1,45,000 इन्वेस्ट किए होते तो 6,000 रुपये का एक एग्जाम्पल है, ये नॉट एक्चुअल फिगर, एग्जाम्पल है। 1,45,000 का अगर हमने शेयर खरीदा होता तो अगर 100 शेयर खरीदे होते तो एक शेयर पे 60 का रिटर्न मिला है, तो 100 शेयर पे कितना रिटर्न मिल जाता, हमें 6,000 मिल जाता। 1,45,000 पे हमें 6,000 का इन्वेस्टमेंट, अगर वही हमने अगर 14,50,000 लगा रखे होते तो 60,000 का, अगर भाई उसको आगे फिगर पर 1,50,00,000 लगा तो 6 लाख का। अब सोचो 1 करोड़, अगर 1 करोड़ 1,45 लाख रुपीज़ अगर इन्वेस्ट किए होते तो 6 लाख का तो हमारा रिटर्न मिल जाता डिविडेंड से ही, और प्लस 13% उसका क्या है, इंक्रीमेंट ऑफ शेयर प्राइस, कि शेयर प्राइस बढ़ा है पूरे साल में, एक एवरेज देखा जाए तो देखो भाई कितना अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है। इट इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से जान लेना तो बहुत रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है शेयर मार्केट में, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं ये सब चीज़ें देख के। अब लास्ट ईयर का अगर देखें रिटर्न कितना मिला है, रिसेंट 1 ईयर का लास्ट सिर्फ 4% मिला है। कोई नहीं, लास्ट ईयर इसने कम परफॉर्म किया, अब पता लगे कमिंग ईयर में ज़्यादा परफॉर्म करेगी। हाँ, अभी हमें ये देखने को ज़रूर मिल गया है कि लो 1451 है और हाई लो 1251 का शेयर था, लो 1200 के आसपास था और हाई 1700 तक के इसने बनाया हुआ है, मतलब हाई 1700 तक का शेयर प्राइस पहुंचा हुआ है और लो करीबन 1200 रुपये तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो हमें करीबन 1700 तक जाने का मौका तो मिल सकता है अगर अभी करंट प्राइस 1451 है। तो SIP अगर करते हैं हर टाइम पे तो देखो अभी इट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे और जानते हैं इसके बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी पढ़ लिया था हमने। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे मिला, मेजर्स हाउ एफिशिएंटली द कंपनी जनरेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स मनी, कंपनी किस तरीके से अपने शेयर होल्डर के पैसे से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो देखिए 10 ईयर 24% कंसिस्टेंटली हाई, लास्ट 10 साल का औसत एवरेज देखें तो 24% है और सिर्फ लास्ट ईयर का देखें तो 25% है। अबव 20% इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, ये माना जाता है कि 20% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी है तो वेरी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तो लास्ट 10 ईयर में 24% का रिटर्न है और लास्ट ईयर 25% का रिटर्न है, तो इट इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कंपनी कि हाँ ठीक है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ लिए, CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एवरेज ईयरली ग्रोथ रेट ओवर अ पीरियड, हर साल के औसत ग्रोथ कंपाउंड तरीके से, TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स, लास्ट मंथ का डेटा, ये हमने पढ़ लिया। अब देखो इनसाइड देखें थोड़ा, सेल्स ग्रोथ। अब देखो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो इसके फिगर्स को देखते देखते ये एनालाइज करते हैं कंपनी कैसे है। सेल्स ग्रोथ गुड, अच्छी है, 10 to 14% हमें देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ स्लाइटली लोअर देन सेल्स, कोई दिक्कत नहीं, बट इट इज़ अ प्रॉफिटेबल। स्टॉक रिटर्न मॉडरेट, नॉट वेरी हाई रिसेंटली। रिटर्न ऑन इक्विटी वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सीलेंट। फाइनल सिंपल कंक्लूजन, HCL Tech is strong company, high return on equity, stable growth, not very fast,
कंपनी काफ़ी टाइम से चल रही है, तो स्टेबली ग्रोथ इसमें नज़र ही आएगा। एकदम से अब ज़्यादा से ऊपर नीचे नज़र नहीं आने को देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉडरेट रिटर्न्स, नॉट मल्टी बैगर टाइप का नहीं है भाई। मल्टी बैगर क्या हो कि तुमने एक शेयर का प्राइस 1400 रुपये है अभी, तो कल को पता लगा वो 14,000 रुपये का हो गया। मल्टी बैगर बनने नहीं, ये दिस इज़ अ गुड साइन। ये अच्छी कंपनियों का क्या होता है, स्टेबली चलता है, एक डिसेंट तरीके से डिसिप्लिन मैनर से शेयर्स बढ़ेगा घटेगा, और उसी हिसाब से कंपनी जैसा जैसा प्रॉफिट करेगी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ मल्टी बैगर कंपनी कि आपने आज पैसा लगा दिया रात रात अमीर हो गए, कि भाई पता लगा कल कंपनी का शेयर ऊपर उठ गया। इट इज़ नॉट अ मल्टी बैगर कंपनी, इट इज़ अ स्टेबल कंपनी जो कि एक डिसेंट तरीके से आपको प्रॉफिट का रिटर्न देगी डिविडेंड के नाम से। ईयरली 4 टाइम्स ये डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। दैट इज़ अ गुड थिंग कि HCL के शेयर खरीद के रखते हैं तो हमें टाइम टू टाइम हमें डिविडेंड भी मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा बैलेंस शीट के टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट क्या है? बेसिक रूल, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। कंपनी के पास जितना है उतना ही उसने कहाँ से लेके आए। मतलब बैलेंस शीट क्या है, देखो बैलेंस शीट कैसे बनती है। एक तो कंपनी के पास टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी, जितना कंपनी के पास पैसा है, जितना भी कंपनी के पास एसेट्स है उतना वो कहाँ से लेके आए दिखा दिया, तो दैट इज इक्वल। इसलिए बोला जाता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़। कंपनी का खुद का इतना है और ये खुद का कहाँ से आया, किस किस सोर्स से आया है, वो लायबिलिटीज़ में दिखते हैं। उधार लिया कहीं से, या कहीं से पैसा आया, मतलब किसी बैंक से पैसा उधार लिया, मतलब कहाँ से आया और कितना है। जितना है वो कहीं से तो आया होगा, वही लायबिलिटी है, और जितना है वो एसेट, उसको दिखा दिया। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। मनी इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स। इक्विटी कैपिटल क्या होता है? इक्विटी क्या होता है? छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम ये पढ़ने के बाद हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी पड़ेगी कि हमने ये सब पढ़ लिया, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने में कितना आसान लगता है, सब समझ आएगा। ठीक है, इक्विटी कैपिटल मनी इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स। शेयर कैपिटल शेयरधारकों द्वारा लगाया गया पैसा, उसे बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। रिजर्व्स, प्रॉफिट रिटेन्स इन द बिजनेस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। प्रॉफिट का कुछ पैसा जब उठा के जब हम रखते हैं वो रिजर्व होता है, उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अब मतलब प्रॉफिट में से कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर देती है कंपनी रिजर्व में। अब ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व गुड साइन ऑफ द कंपनी। कंपनी का बचा हुआ मुनाफा जो बिजनेस में रखा गया है। ठीक है, अब वही पैसा, अब ये क्या है, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंपनी की किसी बुरी स्थिति में इस रिजर्व्स का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से उठा के हिस्सा डिविडेंड को तो शेयर होल्डर को तो डिविडेंड देती है, प्लस वो रिजर्व्स में भी रख लेती है। ठीक है, तो ये वो रिजर्व है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व है कंपनी का, ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व है कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व है, तो इट इज़ अ गुड साइन। हाई रिजर्व इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग कंपनी। बोरोइंग, लोन्स टेकन्स बाय द कंपनी। बोरोइंग्स क्या होते हैं? जो कंपनी द्वारा लोन उधारी लिया गया है वो, उसे बोरोइंग्स बोलता है। कंपनी ने किसी से उधार लिया, दैट इज बोरोइंग्स। किसी बैंक से उधार लिया, दैट इज बोरोइंग्स। कंपनी द्वारा लिया गया कर्ज। लोअर इज सेफर, कम से कम बोरोइंग्स हो तो दैट इज गुड साइन फॉर द कंपनी। ज़्यादा होगी
तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर दी कंपनी कि कंपनी कर्जदार है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लिया होगा तो मतलब कंपनी तो कर्ज में चल रही है, कंपनी के लोन्स ले रखी है, उनको तो इंटरेस्ट ही इतना देना पड़ जाएगा, अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ही देती रहेंगी वो तो इसलिए दैट इज़ द लोअर बोरोइंग्स, इट इज़ अ गुड साइन ऑफ द कंपनी, इट इज़ अ गुड साइन ऑफ द कंपनी। अदर लाइबिलिटीज, अदर ऑब्लिगेशंस, पेबल्स, प्रोविजंस एक्सेट्रा। कुछ अदर लाइबिलिटीज क्या है? पेबल्स, प्रोविजंस एक्सेट्रा, अन्य देनदारी, जैसे कोई पेबल्स हमें देने हैं, कुछ प्रोविजंस है बना रखे हैं जो देने हैं, वो सब अदर लाइबिलिटीज में आते हैं। टोटल लाइबिलिटीज, टोटल ऑफ ऑल फंड्स लाइक इक्विटी प्लस रिजर्व्स प्लस डेट प्लस अदर्स, इन सबको जोड़ दें तो टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी कैसे बन रही है? इक्विटी, रिजर्व्स, डेट्स एंड अदर्स। एसेट साइड्स, ये सारे लेफ्ट लाइबिलिटी साइड के पॉइंट्स थे। अब एसेट साइड में क्या क्या देखना पड़ता है हमें? एसेट साइड में फिक्स एसेट, फिक्स एसेट क्या होती है? लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीन्स, ऑफिसेज, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, ये सब है, ये हमारे फिक्स एसेट्स है, ये सब हमारी फिक्स एसेट्स है लंबे समय के लिए, एसेट्स, बिल्डिंग, मशीन आदि। CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसी कैपिटल जो बिजनेस में लग रखी है, ऐसा किसी बिजनेस में ऑफिसेज या बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, अब वो कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं है, अब यह कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो HCL ने बनाया हुआ है अधूरा है, बट उस पर कॉस्ट है, उसकी कोई कॉस्ट है, दैट कॉस्ट कम्स इन दी एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसी कोई बिल्डिंग जो कि अभी अधूरी है बट उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो फिगर है अमाउंट का, वो आता है एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, निर्माणाधीन एसेट जो अभी तैयार नहीं है, एसेट्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कौन सी फिगर आती है? एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन नॉट येट रेडी। इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टेड इन अदर कंपनीज एसेट्स, ऐसा पैसा जो अदर कंपनीज में लगा रखा उसे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स क्या है होती है? इन्वेस्टमेंट, अगर HCL कंपनी है, HCL कंपनी ने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर्स का, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। एसेट्स, अदर एसेट्स क्या है? इंक्लूड्स कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। अन्य एसेट जैसे कैश, जैसे नगद, उधार, रिसीवेबल्स, स्टॉक्स आदि। टोटल एसेट्स, टोटल वैल्यू ऑफ एवरीथिंग द कंपनी ओन्स, कंपनी के पास मौजूद कुल संपत्ति, दैट इज टोटल एसेट। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, इक्विटी प्लस रिजर्व्स, ओन मनी, अपना पैसा, बोरोइंग्स, लोन, उधार, एसेट्स, पैसे कहाँ से लगाया, यूज ऑफ फंड्स। डेटा इनसाइट्स थोड़ा देखते हैं। रिजर्व्स वेरी हाई, स्ट्रॉन्ग कंपनी, बोरोइंग्स इंक्रीजिंगली स्लाइटली, कीप वॉच, एसेट्स ग्रोइंग, बिजनेस एक्सपेंडिंग। तो ये सारे हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज थे जो हमें देखने जरूरी होते हैं। क्या हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या हमें देखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें क्या देखना होता है, क्या हमें बैलेंस शीट में देखना होता है, ये सब चीज़ें। अब आओ हम कैश फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो शोज रियल कैश मूवमेंट, एक्चुअल्स मनी इन एंड आउट। ठीक है, रियल कैश मूवमेंट को कैश फ्लो बताता है कि हमारा जो कैश का मूवमेंट है
किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से जा रहा है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है। तो प्रॉफिट्स नॉट इक्वल टू कैश, ठीक है। कैश फ्लो इज मोर इम्पॉर्टेंट। कैश फ्लो फ्रॉम फर्स्ट इसकी 3 एक्टिविटीज होती हैं। फर्स्ट है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशंस, सर्विसेज, क्लाइंट्स एक्सेट्रा। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? ऐसा कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस, जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस से हमें जो पैसा आ रहा है, उस बिजनेस से जो पैसा आ रहा है उसे बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर कैश हमारा बिजनेस के थ्रू आ रहा है दैट इज़ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमारे मेन बिजनेस से आ रहा है कैश, तो दैट इज़ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो हम धंधा कर रहे हैं उससे हमारा पैसा आ रहा है दैट इज़ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। HCL क्या चीज़ का बिजनेस कर रही है? बिजनेस कर रही है HCL क्लाउड सर्विसेज के, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके, सॉफ्टवेयर्स बेच के, अपने साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करके, IoT की सर्विसेज प्रोवाइड करके, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने क्लाइंट को उनसे जो पैसा आ रहा है HCL का दैट इज़ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसे बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो बिजनेस से पैसा आ रहा है, हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये जानना ज़्यादा सही ज़रूरी होता है कि जो पैसा हमने लगाया है बिजनेस, शेयर में जिस कंपनी में पैसा लगाया, क्या वो कंपनी पैसा अपने जो बिज़नेस है उस बिज़नेस से ही लेके आ रही है, या वो बिज़नेस तो कर ही नहीं, वो कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रही है, किसी और शेयर मार्केट में पैसा लगा के प्रॉफिट कमा के दे रही है। दैट इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी ऐसी कोई कंपनी है जो अपने बिज़नेस से ही ज़्यादा पैसा अर्न करके लेके आ रही है, अपने बिज़नेस से ही पैसा लेके आ रही है, दैट इज़ अ गुड साइन ऑफ द कंपनी, दैट इज़ अ गुड साइन ऑफ द कंपनी, ठीक है। बिकॉज वो अपने जो पैसा जो उनके पास आ रहा है दैट कम्स फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन, दैट कम्स इन द बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। तो दैट इज़ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज़ होती है जिसमें से हमने एक एक्टिविटी पढ़ ली, दैट इज़ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशन, सर्विसेज, क्लाइंट्स एक्सेट्रा। मुख्य बिजनेस से आने वाले वास्तविक नकद पैसे, पॉजिटिव्स एंड हाई इज इक्वल टू वेरी गुड। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज फॉर बाइंग सेलिंग एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स खरीदने या निवेश करने में लगा पैसा। नेगेटिव इज इक्वल टू कंपनी इज इन्वेस्टिंग गुड फॉर ग्रोथ। अब ये क्या है? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक पैसा तो ऑपरेशन से आया, अब दूसरा एक्टिविटी क्या है? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये वो एक्टिविटी है जब कंपनी पैसा कहाँ से जनरेट करती है, या तो अपना इन्वेस्टमेंट उन्होंने जहाँ से करा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो पैसा आया, दैट इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। कि तुम अपने इन्वेस्टमेंट तोड़ के पैसा लेके आ रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। अगर हाँ, हम कंपनी मोर इन्वेस्टमेंट कर रही है कि अपनी जेब से पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट में डाल रही है और ये नेगेटिव आ रहा था, दैट मीन्स कंपनी इज इन्वेस्टिंग ऑन दी अदर कंपनीज, अदर एरिया। अगर सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि बिजनेस ऑपरेशन से पैसा आ रहा है वो तो बहुत ज़रूरी है, और अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी पैसा लग रहा है, इन्वेस्टिंग में पैसा लग रहा है वो भी ज़रूरी है। मगर कभी ऐसा देखने को मिले कि ऑपरेशन से कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी ज़ीरो और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चल रही है, तो दैट इज़ कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द गुड साइड। मेरा कहने का मतलब ये है। एंड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, अगर कंपनी के पास पैसा इन्वेस्टमेंट तोड़ के आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बेच के आ रहा है, दैट इज़ नॉट गुड साइन कि कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट बेच रही है। अगर वही पैसा कंपनी इन्वेस्टमेंट करके
इन्वेस्टमेंट में लगा रही है, हमारा कैश जो है हमारे पास उसे इन्वेस्टिंग में लगा रही है, तो दैट इज ऑल ओवर द गुड साइन ऑफ द कंपनी की कंपनी इज इन्वेस्टिंग। नेगेटिव, देखो अगर नेगेटिव अमाउंट है तो कंपनी इज इन्वेस्टिंग गुड फॉर ग्रोथ। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम लोन, इशूइंग शेयर्स और पेइंग डिविडेंड्स। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में होता है। कैश फ्रॉम लोन्स, कहीं लोन से किसी उधारी से पैसा आया, इशूइंग शेयर्स और पेइंग डिविडेंड्स, कर्ज लेना, चुकाना, शेयर्स जारी करना या डिविडेंड देना। नेगेटिव इज इक्वल टू पेइंग डेट, डिविडेंड्स जनरली गुड्स। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर कैश का कैसा आना जाना हो रहा है, अगर कहीं से लोन लिया तो भैया वो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है कि बिजनेस में पैसा कहाँ से, मतलब कंपनी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कंपनी ने लोन ले लिया तो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा दिया आपने। कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू कर दिए तो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा दिया। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड्स पे कर दिए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा दिया। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेगेटिव इज इक्वल टू पेइंग डेट्स, डिविडेंड, जनरली गुड्स। नेट कैश फ्लो क्या है? टोटल कैश लेफ्ट आफ्टर ऑल एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी को जोड़ के पैसा कितना है ये बोलता है नेट कैश फ्लो। कैश कितना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज शोइंग द मूवमेंट ऑफ द कैश इज इन या और कैश इज आउट। ठीक है, टोटल कैश लेफ्ट आफ्टर ऑल एक्टिविटीज। पॉजिटिव इज कैश इंक्रीजिंग, अगर हमारा पॉजिटिव कैश आ रहा है तो कंपनी के पास कैश ज़्यादा है, दैट इज गुड साइन। आओ अब हम फाइनेंशियल्स पढ़ते हैं। फाइनेंशियल्स पढ़ने के लिए मैंने स्कीनर ऐप ओपन करा हुआ है। स्कीनर ऐप है, इसे ओपन किया हुआ है। इसमें हम डालते हैं HCL टेक्नोलॉजी कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ते हैं हम। देखो मार्केट कैप कितना है? मार्केट कैपिटल 3,93,807 करोड़। करंट प्राइस कितना है शेयर का? 1,451। हाई कितना है? कितना एक साल में हाई किया? 1,780। लो कितना गया? 1,276। स्टॉक पी कितना है? स्टॉक शेयर्स जो प्राइस है इसका अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यू है, दैट इज़ 22.9। बुक वैल्यू शेयर का कितना है? 263। डिविडेंड यील्ड कितना परसेंटेज है? 3.72% का डिविडेंड दिया गया है पूरे साल में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 31.6%। रिटर्न ऑन इक्विटी 25%। देखो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे तो हमें समझ आएगा मार्केट कैप, एक शेयर की कुल कीमत, मार्केट में एक कंपनी की क्या कीमत है। तो HCL कंपनी का मार्केट कैप है 3,93,807 करोड़, ये कि जो कि एक लार्ज कैप का साइन है। करंट प्राइस कितना है? 1451। हाई कितना है? 1780। स्टॉक पी क्या है? 22.9, चीपर स्टॉक है। 1 रुपये कमाने के लिए इस कंपनी में 22 रुपये 1990 पैसे लगाने पड़ेंगे, ये कहने का मतलब है। बुक वैल्यू शेयर्स का 263 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 3.72%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी अपनी पूंजी लगा के कितना रिटर्न दे रही है, उस पर कितना प्रॉफिट लेके आ रही है, दैट इज़ 31.6%। रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी शेयर होल्डर का पैसा लगा के कितना रिटर्न दे रही है, 25% का रिटर्न दे रही है, दैट इज़ गुड। एक शेयर का फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये है। अब आ जाओ प्रॉस कॉन्स पढ़े। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.72%, दैट इज एडवांटेज ऑफ कंपनी। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 90.4%. Company's working capital requirement have deducted from 30.4 days to 16.6 days. ठीक है. The company has delivered a poor sales growth of 10.6% over past 5 years.
यही एक कौन सा है कि कंपनी ने अपना पुअर सेल्स ग्रोथ दिया है 10.65% के हिसाब से लास्ट 5 ईयर में, बट बड़ा तो है, ठीक है। दीज आर दी सब्सटीट्यूट कंपनी। इसकी कौन कौन सी सब्सटीट्यूट कंपनी है? TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, LTI माइंट्री, persistent systems। these are the substitute peers of the company, ठीक है। ये इसके कंपिटिटर्स हैं। अब सबसे सस्ता पी किसका है? सबसे सस्ता पी है विप्रो का 16.20। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम विप्रो पे ही नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, विप्रो को एनालाइज करेंगे। अभी हमने HCL टेक्नोलॉजी को एनालाइज किया है, तो 22 पॉइंट, उससे सस्ता इन्फोसिस और TCS। सबसे सस्ता है शेयर मिल रहा है विप्रो का। आओ अब हम पढ़ते हैं इस कंपनी ने किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया है, कैसे प्रॉफिट जनरेट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। देखो क्वार्टरली रिजल्ट दे रखा है, क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का डाटा दे रखा है। दिसंबर 2022 से अगर हम पढ़े, देखो सेल्स कितना हुआ है। सेल्स हुआ है 26,700 दिसंबर में थी, मार्च में 26,600 बढ़ रहा है। अभी घटा थोड़ा सा 2,629 से 296, जून में घटा, सितंबर में थोड़ा सा बढ़ा, दिसंबर में 2023 में बढ़ा, दिसंबर 2024 में 28,499 थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा घटा, सितंबर 2024 में 28,860 बढ़ा, दिसंबर 2024 में 29,890 बढ़ा, मार्च 2025 में 30,246 बढ़ा, जून 2025 में 30,349 करोड़, ये दीज आर इन दी करोड़ फिगर्स, बढ़ा। और सितंबर 2025 में 31,942 करोड़, दिसंबर 2025 में 33,872 करोड़, दैट इज सेल्स, बढ़ा। एक्सपेंसेस क्या है जो घट रहे हैं? 20,335 करोड़ दिसंबर में जो एक्सपेंसेस किए कंपनी ने, इस तरीके से। अब हमने ऑल ओवर सेल्स का देखा तो 26,700 2022 में था दिसंबर में, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचा? 33,872। तो दिसंबर 2022 से लेके दिसंबर 2025 तक के क्वार्टर में हमें सेल्स बढ़ने को देखने को मिली, दैट इज़ गुड साइन। अब क्या एक्सपेंसेस घट रहे हैं। दिसंबर 2022 में 20,335 करोड़ का एक्सपेंसेस था, बढ़ा है। देखो बढ़ेगा इसलिए क्योंकि बिजनेस भी बढ़ेगा तो साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। तो ज़्यादा एम्प्लॉय, ज़्यादा ऑफिसेज, ज़्यादा रेंट, ज़्यादा बिजनेस, उसी हिसाब से रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, उस हिसाब से थोड़े एक्सपेंस भी बढ़ेंगे। जितना ग्रो करेगा बिजनेस, उतने एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, उतना रेंट पे करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,365 करोड़ दिसंबर 2022 में था, और बढ़ते बढ़ते कितना हुआ? 7,412 करोड़ दिसंबर 2025 में। दैट इज़ गुड साइन कि 6,365 करोड़ दिसंबर 2022 में था, और बढ़ के 7,412 करोड़ हो गया दिसंबर 2025 में। अब इतना जो अमाउंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कितना है? देखो दिसंबर 2022 में 24% था, अब इसमें कितना हो गया? 22%। तो ठीक है, मार्जिन परसेंटेज ईयर ठीक चल रहा है। देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% है, 20%। अदर इनकम ये सब इसमें आएंगे। डेप्रिसिएशन ये सब हटाने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना आया?
प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5372 करोड़ था दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में 5509। तो प्रॉफिट में थोड़ी सी घटोतरी हुई, 2022 में ज़्यादा था 5372 करोड़। दिसंबर 2000 के क्वार्टर नहीं बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वार्टरली वाइज डिपेंड हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। टैक्स पे करा, ये पे करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आया 4996 था हमारा। दिसंबर 2022 में बढ़ते 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 4082 करोड़ हुआ। ये क्वार्टरली वाइज देखा हमने। अब हम कंसोलिडेट देखेंगे ईयरली वाइज। ईयरली वाइज ये है 2014 जून 2014 में सेल्स था 32,144 करोड़। ये बढ़ते बढ़ते कितना आया 32,144 करोड़। देखो जून 2014 में इसका, जून 2014 में इसका जो रेवेन्यू था 32,144 करोड़। अब देखो कंपनी किस तरीके से बढ़ी कि देखो मार्च 2025 में 17,055 करोड़ इसका रेवेन्यू हो गया। जून 2014 में 32,144 करोड़ था और यही मार्च 2025 में 1,17,055 करोड़ रेवेन्यू हो गया। एक्सपेंसेस 24,108 करोड़, घट के घटते बढ़ा इतना। अब वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे 8,035 करोड़, जून 2014 में 8,035 करोड़ था प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये बढ़ा बढ़ते बढ़ते 26,474 करोड़ हो गया। तो हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी इज ग्रोइंग। जून 2014 से अगर हम देखें तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 8,035 करोड़ का प्रॉफिट होता था, अब कितना होने लग गया 26,474 करोड़ का। अब ये इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया वो कितना था 7,917 करोड़ था और बढ़ते बढ़ते 2025 में 23,261 करोड़ हो गया। टैक्स घटा दिया 18, 20%, 20%, 21%, 25%, ठीक है। अब टैक्स घटाने के बाद नेट प्रॉफिट कितना आया 6,528 करोड़ नेट प्रॉफिट था। बढ़ते 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 16,471 करोड़। तो दैट इज़ गुड साइन, कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कंपनी का सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ा ईयर बाय ईयर। 2014 से लेके 2025 तक का अगर हम फिगर देखें तो हमने बढ़ते हुए देखा है, प्रॉफिट ग्रो करते हुए देखा है। तो हमें पता चल रहा है कि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। अब ऐसे ही फ्यूचर में जब बिजनेस बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं बैलेंस शीट। इक्विटी कैपिटल जून 2014 में 140। अब इस तरीके से शेयर्स कैपिटल्स सितंबर 2025 में 543 कैपिटल। रिजर्व्स हमारे हैं 19,410 करोड़। 19,410 करोड़ रिजर्व्स है। अब रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते 70,706 करोड़। तो दैट इज़ गुड साइन। देखो 2014 में कहाँ 19,410 करोड़ का रिजर्व्स थे, अब ये रिजर्व्स बढ़ते बढ़ते 70,706 करोड़ तक पहुंच गए। बोरोइंग्स 1,018 करोड़ के बोरोइंग्स से 1,018 करोड़ के बोरोइंग्स थे। 1,018 करोड़ के बोरोइंग्स थे। अब जून 2014 में 1,018 करोड़ के बोरोइंग्स थे। 648 करोड़ के जून 2015 में बोरोइंग्स देखना है कि घटना चाहिए। देखो बिजनेस बढ़ेगा तो उधारी लेके बिजनेस भी होती है। 1,018 करोड़ का बोरोइंग्स था, घटते 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 बढ़ते घटते बढ़ते बढ़ते 6,780 करोड़ का। देखो
इससे ज़्यादा तो रिजर्व रखा हुआ है, तो कंपनी इज सेफ। 6,780 करोड़ के बोरोइंग्स है, क्या कंपनी लौटा पाएगी? इजीली लौटा पड़ेगी। 70,706 करोड़ के तो कंपनी के पास रिजर्व पड़े हुए हैं, तो दैट इज सेफ। बोरोइंग्स हर कंपनी में होते हैं। बिजनेस जब चलता है तो बिजनेस में उधारी भी चलती है, कि बिना उधारी के बिजनेस नहीं चलता। तो इसी वजह से बस हाँ इतना देखने को मिल रहा है। 6,780 करोड़ का अगर हमारे पास उधारी है तो कंपनी ने रिजर्व्स में 70,706 रुपीज़ रखे हुए करोड़, 70,706 करोड़ रुपए रखे हुए। 6,780 करोड़ के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स रखे हुए हैं। अदर लाइबिलिटीज़ 9,412 और बढ़ते बढ़ते 30,544 करोड़ अदर लाइबिलिटीज़। फिक्स एसेट्स अदर लाइबिलिटीज़ है, ये बिजनेस चलाते समय जो बोरोइंग्स होते हैं, लेनदारी होती है कि किसी वेंडर से सामान खरीदा, ये खरीदा, जो पेबल्स होते हैं वो सारे अदर लाइबिलिटीज़ में आते हैं रनिंग बिजनेस के लिए। इसके मुकाबले हमारे पास 2 गुना ज़्यादा रिजर्व्स है, तो मतलब हमारा बिजनेस सेफ है, हमारे पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं यार, कुछ नहीं हो सकता इसमें। फिक्स एसेट्स कितना है? 7,440 करोड़ के फिक्स एसेट्स हैं, 8,275 करोड़ के हैं। बढ़ रहे हैं फिक्स एसेट्स, 7,444 करोड़, 8,275 करोड़, 9,716 करोड़। बढ़ते फिक्स एसेट देखो, 2014 में 7,444 करोड़ के 4 करोड़ का फिक्स एसेट था, अब बढ़ते 36,628 करोड़ के फिक्स एसेट बढ़ गए। अब CWIP कंस्ट्रक्शंस वर्क इन प्रोग्रेस 531 करोड़ के थे। ये वो होते हैं जो एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, नॉट येट कंप्लीटेड, जो अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। CWIP 531 करोड़ से लेके 552 करोड़ से लेके 106 करोड़। इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ती है तो दैट इज़ गुड साइन फॉर दी कंपनी। 662 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, बढ़ते 6,265 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ गुड साइन। अदर एसेट्स 21,343 करोड़ के, नाउ इट इज़ 65,574 करोड़, दैट इज़ गुड साइन। ऑल ओवर अगर हमने देखा, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है, कंपनी रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के पास लाइबिलिटी इतनी है कि उससे ज़्यादा हमारे पास रिजर्व्स भी रखे हुए हैं, और कंपनी के फिक्स एसेट्स अच्छे हैं, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हैं। ऑल ओवर कंपनी पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और क्या चाहिए? सारी चीज़ अच्छी आ रही है। और इवन कंपनी ने अपने अभी जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो हाई से थोड़ा कम है, मैं कहने का मतलब उसका हाई ज़्यादा है, 1702 का शेयर था, अभी मिल रहा है 1451 के। कंपनी की पी अंडर रेंज में है, अंडर वैल्यूड है, चीपर में आता है। 22 इज़ गुड, कि हाँ ज़्यादा महंगा भी शेयर नहीं है, तो हर चीज़ें देखने को लग रही है। और HCL इज़ अ बिग ब्रांड नेम, एवरीबडी नोज दैट, हर किसी को HCL का नाम पता है। तो इंडिया की कंपनी है HCL, सो everything is good, so we can invest on that company, we can start SIP on that because the company is paying dividend। आओ कैश फ्लो देखते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस से जो कितना पैसा आता है, बिजनेस से पैसा आया 22,000 मार्च 2025 का फिगर देख रहा हूँ। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेशन से कैश आया, जो कंपनी का मेन बिजनेस है उससे कैश आया 22,261 करोड़। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मतलब कंपनी ने क्या इन्वेस्टमेंट बेचा या इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया। अगर बेचा तो पॉजिटिव में होगा, अगर पैसा लगाया इन्वेस्टमेंट में दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन, तो नेगेटिव में होगा। तो देखो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 4,896, मतलब नेगेटिव में कंपनी ने इन्वेस्ट किया, दैट इज़ गुड साइन। कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट बेचे नहीं, कंपनी ने 4,896 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें से इतना कैश निकाल के उसमें लगाया। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंपनी
फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर नए शेयर इशू करे तो पैसा आएगा, कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी तो पैसा जाएगा कंपनी के बिजनेस से, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। अगर कंपनी ने बोरोइंग्स लोन्स लिए किसी बैंक से तो वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो देखो, इट मीन्स कंपनी ने शेयर्स कंपनी ने पैसा अपने पैसा दिया उधारी पे और कंपनी ने डिविडेंड पे किया, वो सब 18,561 करोड़ नेगेटिव में आ रहा है। तो मतलब इट मीन्स कंपनी के अंदर जेब से पैसे गए अपने पेइंग डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर, ठीक है, या लोन्स चुकाए, लिया होगा तो पॉजिटिव साइन होगा और चुकाए होंगे तो नेगेटिव साइन होगा। दैट इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमारा कैश फ्लो नेगेटिव में, कंपनी का कैश फ्लो ठीक नहीं है, कहने का मतलब कंपनी ने पैसा कमाया और कंपनी ने कहीं लगा दिया, कंपनी के पास कैश नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव में शो कर रहा है। दैट इज़ फाइन। ऑल ओवर कंपनी इज गुड, वी कैन स्टार्ट इन्वेस्ट ऑन दी SIP, वी कैन इन्वेस्ट ऑन दैट फॉर दी डिविडेंड पर्पस, क्योंकि कंपनी में डिविडेंड मिलता है। तो ऑल ओवर ये चीज़ हमने जाना। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो। और नई वीडियो अब जो मिलेगी वो मिलेगी विप्रो की। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीकेंड तक विप्रो के लिए पर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।